Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. आप सभी का पर्सनालिटी स्पेशल प्रोग्राम में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जिनसे रूबरू होने वाले हैं उनका नाम है राजेश श्रीवास्तव जी और उन्हें राजेश भारती के नाम से भी जाना जाता है। आइए उनका परिचय देखते हैं। राजेश श्रीवास्तव जो अब राजेश भारती के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में न सिर्फ शोहरत कमाई बल्कि सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है, जिनका मकसद सिर्फ काम करना है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जो जात पात धर्म भाषा मजहब को नहीं मानते, जिनका सिर्फ एक ही धर्म है, इंसानियत और देश सेवा। आइए मिलते हैं सेवा फाउंडेशन के संस्थापक और एक ऐसी बुलंद आवाज के मालिक जिन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, जो एक निडर निर्भीक समाज सेवक है, जिन्हें कभी सत्ता की ताकत का खौफ नहीं हुआ, जिनकी कलम बेखौफ मजलूमों को सहारे देने के लिए लिखती है। ऐसी शख्सियत, ऐसे किरदार हमारे मुल्क में बहुत कम बचे हैं। आइए रूबरू होते हैं सबके प्यारे और सबके दिलों में बसने वाले बिहार के प्रखर नेतृत्व एवं प्रतिनिधि राजेश श्रीवास्तव उर्फ राजेश भारती से। तो आज हमारे साथ ऐसे शानदार व्यक्तिमत्व जुड़े हैं, हमारे साथ खुद मौजूद है राजेश श्रीवास्तव जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। सर आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं जिन्हें आपसे बहुत कुछ जानना है कि आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो, तो मैंने इसलिए स्पेशली आपके लिए ये कुछ लिस्ट निकाली है सवालों की, जिनके जवाब हमारे दर्शकों को और साथ ही आपके चाहने वालों को चाहिए। तो मेरा आपका पहला सवाल ये है आपके लिए, राजेश जी आपके दिल में समाज सेवा का जुनून कैसे आया? क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो आप एक साधारण इंसान हो जिनका व्यवसाय भी बहुत बड़ा नहीं है, फिर आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो और आप क्या महसूस करते हो? अपनी प्रेरणा किससे ली? देखिए, समाज सेवा का जो जुनून है वो पैसे से नहीं आता है। इसके लिए आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए और एक इंसानियत नाम की चीज़ जो है, जो सबके पास होती है, मगर कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये समाज सेवा का जुनून मेरे दिल में इसलिए आया कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हमारे जो दादाजी थे, श्री काली प्रसाद श्रीवास्तव, वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। एंड वो लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ भी काम कर चुके हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और हमारे गांव में उन्होंने बहुत समाज सेवा का एक नया आयाम, नया कीर्तिमान बनाया है। वहाँ जाएंगे, हमारे गांव जो मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो लगभग 150 से ज़्यादा कुएँ उन्होंने खुदवाए हैं। और दलितों की, हरिजनों की, गरीबों की उन्होंने कम से कम 400 से 500 बच्चों की शादी करवाई है। आप वहाँ जाएंगे तो हर दलितों के घर में हमारे बाबा जी का, दादाजी का फ़ोटो मिलेगा। तो एक प्रेरणा हमें उनसे मिली। और हमारे दादाजी बहुत बड़े ओहदे पे भी थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, मगर उन्होंने उस नौकरी को लात मारकर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। तो उन्हीं का जो रक्त है हमारी सिराओं में, हमारी नसों में बहता है। और इसीलिए थोड़े दिनों के बाद आया, मगर आया, और इसलिए हम पूरी तरह से अपने समाज और देश को समर्पित हैं। ओके सर, मेरा आपके लिए दूसरा सवाल है, आपने इतने कम समय में इतना बड़ा नाम किया है, क्योंकि कई लोग दौलत से भरे होकर भी शोहरत नहीं कमा पाते, लेकिन आपने करिश्मा कैसे किया? इन सब के पीछे सबसे पहले तो हमारे समाज के सभी लोगों का आशीर्वाद है। मैं इतने कार्यक्रम और इतनी समाज सेवा इसलिए कर पाता हूँ कि हमारे समाज के लोग काफ़ी हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, सहयोग करते हैं, और सारे लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वरना मैं एक बहुत ही साधारण और बहुत ही आम आदमी हूँ। मैं इतने सारे कार्य एक साथ नहीं कर पाता, मगर मैं जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं बिहार की उस धरती से हूँ जहाँ दशरथ मांझी का नाम जाना जाता है, जिन्होंने सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़कर, एक 17 साल में पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना लिया था। तो अपने दिल में जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, और जुनून और हौसला अगर एक साथ मिल जाए तो फिर कोई भी काम आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं रहता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मेरा तीसरा सवाल आपके लिए है, आपको राजनीति कैसी लगती है? देखिए, राजनीति के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ जो मुनव्वर राना की मुझे याद आती है कि सियासत का नशा रिश्तों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू मोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों कुछ तो गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। बात है। तो सियासत और राजनीति, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि सियासत और राजनीति एक ही चीज़ होती है, मगर ये ऑफ कोर्स ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सियासत उसे कहा जाता है जिसमें सिर्फ धन और संपत्ति के अंबार लगाए जाते हैं, और सिर्फ कुर्सी देखी जाती है, सिर्फ बादशाहत देखी जाती है, जैसे औरंगजेब ने किया था। वो सियासत कोई राजनीति नहीं थी। राजनीति का मतलब होता है कि आप अपने राज धर्म का पालन करते हुए लोकतंत्र के नियमों का, नीति का पालन करें, उसे राजनीति कहा जाता है। और
अगर हमारे समाज के लोग चाहेंगे, अगर हमारे चाहने वाले चाहेंगे और हमें जो लोग पसंद करते हैं, हमें जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, जो लोग हमें आशीर्वादों से नवाजते हैं, अगर वो चाहेंगे कि मैं राजनीति में आऊं तो ज़रूर मैं देश और अपने समाज सेवा करने के लिए राजनीति में ज़रूर आऊंगा। मैं वक्त तय नहीं किया है मैंने अभी तक, लेकिन मैं ज़रूर आऊंगा, मगर सिर्फ नीतियों को तय करने के लिए, राज करने के लिए नहीं। आपके लिए चौथा सवाल है सर मेरा, आपने इतनी बड़ी ताकत बनाई है, क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक दल आपको सर आंखों पर बिठाएगी? देखिए, बहुत सारे राजनीतिक दल जो है मैं सबके संपर्क में हूँ, इसलिए कि हमारा पहला जो काम होता है, मेरा जो पहला काम होता है वो हमारे समाज को देखना होता है। और हमारा समाज उत्तर भारतीय समाज है, बिहार समाज है और हिंदी भाषी समाज है। तो आज जब जब मुझे आवाज़ आती है कि राजेश श्रीवास्तव आपकी ज़रूरत है हमें, तब तब मैं जाता हूँ। और मैं किसी पार्टी का दामन अभी तक इसलिए पूरी तरह से नहीं थामा कि मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोना चाहता, मैं किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं वो बनना चाहता हूँ कि जिसके पीछे भीड़ जाए। इसलिए मैं अकेले वो काम करना चाहता हूँ जिसके पीछे दुनिया देखे कि हाँ, राजेश श्रीवास्तव, राजेश भारती ने ये काम किया है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल में मैं प्रविष्ट होना नहीं चाहता हूँ। मेरा अपना एक अलग मुकाम है, मेरा एक अपना आत्मविश्वास है कि मैं एक ना एक दिन ये चीज़ ज़रूर हासिल करूँगा। तो क्या आप राजनीति में जाना चाहेंगे? मेरा आपके लिए पांचवा सवाल यही है, राजनीति में जाना चाहेंगे, जाना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति में मेरा उद्देश्य है, मगर राज करना नहीं है। जो लोकतंत्र की नीतियां हैं उन्हें स्थापित करना है, उन्हें लागू करना है। नॉर्मली राजनीति का मतलब लोग समझते हैं कि हमें कुर्सी मिल गई, अब हम किसी भी तरह से जनता को लूटें या कुछ भी करें, जो आजकल का चलन है। देखिए, मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं कि जो फॉरेनर लोग हैं, जो फॉरेन में हमारी छवि जो है वो इस तरह की छवि है। इंडिया में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट हो चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो चुके हैं, इनके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। और जब बाहर के लोग यहाँ से जाते हैं, जैसे नासा के वैज्ञानिक है, वो भी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के हैं। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो डॉक्टर्स की पैनल है उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया के हैं। तो इस तरह से इंडिया का नाम बहुत आगे है। तो बाहर के लोग हमेशा ये पूछते हैं कि वो इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी गुड, इंडियन साइंटिस्ट आर वेरी इंटेलिजेंट, बट ये कभी नहीं बोलते कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर वेरी गुड। तो मैं उस छवि को बनाना चाहता हूँ कि अगली बार हिंदुस्तान जब विश्वगुरु बनने की राह में आए या विश्वगुरु बने तो लोग ये भी बोले कि हिंदुस्तान के राजनेता भी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। छठवां सवाल आपके लिए यही है कि राजनीति में आने के लिए आपका उद्देश्य फिर क्या रहेगा? राजनीति में आने का, देखिए, राजनीति जो होती है या जो नेता होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको समाज सेवा ही करना होता है। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र या इनके नियम के अनुसार या प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या एक आमदार हो या एक नगर सेवक हो, उनको सरकार की तरफ से उनको एक फ़ंड दिया जाता है, हर महीने एक सैलरी दी जाती है, पगार दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि जब वो अपने क्षेत्र में रहते हैं, जब वो विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा में के सत्र में जाते हैं, तो अपने परिवार से वो दूर रहते हैं, अपने समाज से, उनका जो क्षेत्र है वहाँ से वो दूर रहते हैं। तो उनके परिवार की देखभाल करने के लिए उनको राशन कहाँ से आएगा, उनको खाना कहाँ से आएगा, इसके लिए उनको सैलरी अपने परिवार को चलाने के लिए दी जाती है। तो ये जो है ना, ये जो लीडरशिप है, ये एक नौकरी है, ये एक बिज़नेस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बिज़नेस बना दिया है। ये एक नौकरी है जिसके बदले सरकार हमें पगार देती है कि आप समाज सेवा करो और आपके परिवार को देखने के लिए हम आपको सैलरी देते हैं। तो हमारा धर्म यही है कि जो, जैसे मैंने बताया कि लोकतंत्र के नीतियों का पालन करना, तो लोकतंत्र की नीति यही है कि हमारे एरिया के, अगर हम किसी एरिया के नगर सेवक हैं या किसी एरिया के आमदार हैं या खासदार हैं, तो उस एरिया के हर व्यक्ति का दुख दर्द समझना हमारी जिम्मेदारी है और उन्हें दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और हमें चुन के भी इसीलिए भेजा जाता है कि हम उनके दुख दर्द को समझ सकें, उसे दूर कर सकें। और हमारा भी कोशिश यही रहेगा कि अगर लोग हमें चाहते हैं, लोग हमें इस मुकाम पे देखना चाहते हैं और हमने ये चीज़ हासिल की, तो हम वही करेंगे। और आगे आपका चैनल हमारे साथ रहेगा तो डेफिनेटली हम आपको प्रसारित भी करेंगे। क्या बात है। सर, सातवां सवाल आपके लिए है कि महाराष्ट्र, मुंबई, नवी मुंबई या पनवेल विधानसभा क्षेत्र में जब भी बिहार का नाम आता है तो विशेष तौर पे आपका ही नाम ले जाता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, बिहार की जो संस्कृति है वो बहुत ही बड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार की संस्कृति जो है वो राजेंद्र बाबू के सादगी से भरी हुई है, जो भगवान बुद्ध और महावीर के अहिंसा के धर्म से भरी हुई है, जो रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे लेखक थे, क्रांतिकारी लेखक, जिन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। और उस समय जब शासक निरंकुश हो चुका था तो उन्होंने ये आवाज़ दी कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो उनके कलम में वो ताकत थी। और मैं भी उसी मिट्टी से हूँ, मैं भी जयप्रकाश के हुंकार की मिट्टी से हूँ, मैं भी दशरथ मांझी के जुनून की मिट्टी से हूँ। तो मेरे अंदर भी एक
जुनून है अपने समाज को देखने का, अपने देश को देखने का। और इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि बिहार के जो लोग महाराष्ट्र में हैं, जो मुंबई में हैं, जो नवी मुंबई में है, जो खारघर में हैं, उन्होंने मुझे अपना सरमौर बनाया है, मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है। और मैं प्रतिनिधि नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब भी मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब अगर किसी बिहारी व्यक्ति के घर में अगर कोई बीमार हो जाता है और वो फ़ोन करके ये पूछता है कि राजेश जी मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे इतना इम्पोर्टेंस लोग देते हैं। और रियल में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि समाज के लोग कोई भी चीज़ मुझसे राय लेते हैं, तो मेरे लिए समाज बहुत बड़ी चीज़ है, देश बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ बात है। मेरा आपके लिए 8वां सवाल ये है, बड़ा सवाल है। आप समाज सेवक के साथ एक अच्छे वक्ता भी है, माँ सरस्वती का भी आप पर बहुत कृपा है, इसीलिए आप खारघर की देवी का इतना बड़ा विशाल आयोजन करते हैं जिसमें हज़ारों लोग आते हैं और जिनका केंद्र सिर्फ राजेश श्रीवास्तव और उनका प्यार होता है। तो पिछली बार भी हमने देखा था कि कई सारे फिल्मी दुनिया के लोग आए थे, नवी मुंबई के सेलिब्रिटीज़ थे, आपके कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए थे। तो आप क्या कहेंगे, ये आपकी उपलब्धि है या फिर आप क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को सरस्वती पुत्र कहता हूँ, क्योंकि मैं जब 4 साल का था और बिहार में आप जाएंगे बहुत सारे लोग या मीडियाज़ वगैरह भी जो बिहार को जिस तरह से दिखाते हैं, बिहार वैसा है नहीं। बिहार के 50 से 60 लाख लोग बिहार के बाहर रहते हैं, वो IT फील्ड में हैं और लगभग 10 लाख लोग IAS ऑफिसर हैं। तो आप इसी तरह से बिहार के जो इंटेलिजेंसी है, वहाँ कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और जिन्होंने राजनीति को बनाया, चाणक्य, वो भी बिहार के थे। जिन्होंने गणित को बनाया, जिसमें शून्य दिया, आर्यभट्ट, वो भी बिहार के थे। बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने शहनाई वादन में सबसे ऊंचा नाम है, वो भी बिहार के हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरी बात जो आपने हमसे पूछी है कि खारघर की देवी का आयोजन हम करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, तो ये उनका प्यार है। देखिए, सेलिब्रिटी जो होते हैं वो प्यार और इज्जत के भूखे होते हैं, हम उनको प्यार और इज्जत देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की माँ शारदे का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और दूसरी बात, आपने कहा कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो वक्ता जो होता है 2 तरह के वक्ता होते हैं। एक वक्ता वो होता है जो अपनी कलम को सियासत के रंग में चापलूसी के कागज़ पे लिखता है, लेकिन मैं वो कलमकार नहीं हूँ। मैं ऐसा कलमकार हूँ, जैसा मैंने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने ये कहा कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 75 साल की उम्र में इतनी बड़ी सियासत के खिलाफ, कांग्रेस की सियासत के खिलाफ एक आवाज़ उठाई और पटना के गांधी मैदान में लाखों युवा आए और उस युवाओं की भीड़ में से कुछ ऐसे आए जो बहुत बड़े नेता बन गए। जैसे लालू यादव जी, पूरी दुनिया जानती है उनको, लेकिन उन्होंने राज करना तो सीख लिया लेकिन नीति करना नहीं सीखा, इसलिए वो राजनीति में आज उनका मुकाम कहाँ है दुनिया जानती है। तो इसलिए मैं ये प्रोग्राम कर पाता हूँ। और इसमें मैं कोई बिहार या यूपी या महाराष्ट्र के लिए अलग अलग नहीं करता हूँ, इसमें सारे स्टेट के लोग आते हैं। चूँकि माँ सरस्वती जी है, उनको मैंने खारघर की देवी का नाम दिया है और हमारे बहुत सारी बड़ी टीम भी है, वो टीम मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करती है, तभी मैं इतना बड़ा आयोजन कर पाता हूँ। क्या बात है। और आपकी बातें सुनकर तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरा आपके लिए 9वां सवाल ये है कि आप इतने सारे कार्यक्रम करते हो, शायद ही कोई व्यक्ति अपने कार्य को छोड़कर इतना सामाजिक कार्य करता होगा, तो आप सामाजिक रूप से कैसे रुचि रखते हो, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मूल उद्देश्य यही है कि समरसता और समभावता। समरसता इन द सेंस कि जो लोग नीचे हैं, जो लोग प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको सरकारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। देखिए, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं बोलता कि ये सरकार अच्छी है वो सरकार बुरी है, लेकिन सरकार कोई भी हो, उनकी जो नीतियाँ होती है वो कभी जनता के खिलाफ नहीं होती है। आप अगर पूरा संविधान शुरू से उठाकर देखें और अभी तक जो भी संशोधन हुए हैं, कोई भी नीति ऐसा नहीं है जो महिलाओं के खिलाफ हो, कोई भी नीति ऐसा नहीं है जो बाल शोषण के खिलाफ हो, कोई भी नीति ऐसा नहीं हो जो यौनाचार के खिलाफ हो, कोई भी नीति ऐसा नहीं है जो जनता के खिलाफ हो। लेकिन जब दूर दूर गाँव में जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जो आदिवासी एरिया है, वहाँ तक ये नीतियाँ पहुँच नहीं पाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार देती है लेकिन उसे यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको उनका रिसोर्सेज नहीं पता है। इतने सारे पेपर, पहली बात तो यहाँ पे इतने सारे पेपर वर्क है इंडिया में कि आप अगर एक गैस का सिलेंडर लेने जाओ तो उसके लिए भी 50 पेपर लगते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तो वो जो गरीब आदमी होता है, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा होता है, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है और डर के क्या बोलता है कि मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो उस चीज़ों को जन जागरण करना, उसे जागृत करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सरकार की नीतियाँ जो है सफल हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। 10वां सवाल मेरा आपके लिए ये है कि आप कहते हैं कि आप कोई भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन भाजपा ने बिहार चुनाव में आपको खास रूप से बुलाया था। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उत्तर भारतीय मोर्चा या बिहार प्रकोष्ठ द्वारा आपको बुलाया था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जैसा पहले ही कहा कि हमारे समाज के लिए जो भी अच्छा होगा
हमारे देश के लिए जो भी अच्छा होगा। मैं किसी पार्टी के पक्ष में तो फ़िलहाल नहीं हूँ और ना ही मेरा जाने का इरादा है। मैंने जैसा कि बताया मैं बहुत ही स्वाभिमानी आदमी हूँ और किसी आमदार के गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, उन्हें जाके सलाम करना, ये मेरी फितरत में नहीं है, क्योंकि राजेश श्रीवास्तव जो बना है वो अपनी मेहनत से बना है, किसी आमदार या खासदार के मेहनत से नहीं बना है। तो इसलिए मैं, अगर मेरे बिहार समाज के लिए भाजपा अच्छी है तो मैं ज़रूर भाजपा को सपोर्ट करूँगा। अगर मेरे बिहार समाज के लिए कोई और पार्टी या कोई और नेता या कोई और व्यक्ति अच्छा है तो मैं ज़रूर उनको सपोर्ट करूँगा। डेफिनेटली आपने सही कहा कि बिहार प्रकोष्ठ की मीटिंग हमारे साथ हुई थी और अभी भी वार्तालाप जारी है और अगर उसमें कुछ मुझे आशा की किरण दिख रही है कि हाँ, अगर भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो हमारा बिहार उन्नति के राह पर चलेगा, तो नो प्रॉब्लम, मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। ओके, तो आपके लिए जाते जाते एक अंतिम सवाल है कि आपका जोश और जुनून देखकर ऐसा लगता है कि आप जल्द ही नगर सेवक का चुनाव या फिर आमदार का चुनाव लड़ेंगे, या नहीं तो आपका क्या प्लानिंग है आने वाले समय में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने वक्त अभी तय नहीं किया है, लेकिन राजनीति में जैसा कि मैं अपने समाज के लोगों से हमेशा मिलता जुलता हूँ, अगर हमारे समाज के लोग बोलेंगे कि नहीं आपको राजनीति में आना ज़रूरी है तो मैं ज़रूर आऊँगा और डंके की चोट पे आऊँगा। अब दल कौन सा होगा या समय कौन सी होगी वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। और नॉर्मली देखा जाता है कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं या जो छोटी इकाई है, जैसे मुखिया हो गया या जो भी छोटी इकाई है चुनाव के, उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं या एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो पॉलिटिक्स में है ही नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्राइटेरिया है, एक क्लर्क बनने के लिए क्राइटेरिया है, तो एक नगर सेवक, आमदार और खासदार बनने के लिए हिंदुस्तान की संविधान ने क्राइटेरिया क्यों नहीं रखा है? अगर एक सिंपल सा सवाल है, रामविलास पासवान जी अभी इस दुनिया में नहीं है, जो आरक्षण की जहर, आरक्षण का जो जहर है वो कितने सारे जो मासूम टैलेंटेड बच्चे हैं उनको जड़ से काट रहा है। हम ये बोलते हैं हमेशा, मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी लोग यूएस में हैं, लंदन में हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनी खुद का चला रहे हैं, तो मैं उनको बार बार धिक्कारता हूँ, भाई तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, तुम ये चीज़ यहाँ डेवलप नहीं करते। तो वो यही चीज़ बोलते हैं कि देखो वहाँ पे अगर 90% पाने वाला व्यक्ति जो रिजेक्ट हो जाता है और 43% पाने वाला व्यक्ति को एडमिशन मिल जाता है, तो मैं राजेश श्रीवास्तव भी इस आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आरक्षण बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और आरक्षण का जो क्राइटेरिया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, वो 40 साल का क्राइटेरिया वो ख़त्म हो चुका है। वो जिन्होंने बनाया था कि 40 साल डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए आरक्षण के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। हाँ, आरक्षण देना चाहिए, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग टैलेंटेड है, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, अगर उनमें टैलेंट है और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो डेफिनेटली सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने बात की राजेश श्रीवास्तव जी से, उनके वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द जो लोगों के दिल को छूने वाला जैसा होता है, और उन्होंने बात की समाज कार्य की, राजनीति की, और उनका जो तरीका था, फिर उन्हें क्या चाहिए आने वाले दिनों में समाज के कल्याण के लिए क्या जरूरी है उन्होंने बताया। सर, आपके आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार से श्वेता भोर की रिपोर्ट, आवाज टुडे, खारघर। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.